हे गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कल मैंने एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो चेक कर लेना, और इससे पहले की जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसकी भी वीडियो डल चुकी है, तो उसको भी चेक कर लेना। तो आज लेक्चर 2 हम लोग शुरू करते हैं। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? हम लोगों को पता है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ऑपरेशंस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिसेस को आप कब ऐड कर सकते हैं? इसके लिए दो कंडीशंस हैं। ऑर्डर मस्ट बी सेम। पहली कंडीशन क्या है? ऑर्डर मस्ट बी सेम। ये उसी के उससे ही सिमिलर है, वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस होता है ना, उसी से सिमिलर है। ऑर्डर मस्ट बी सेम, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको फिर ऐड कर देना है। तो ऑर्डर, अब नीचे जो एग्जांपल दिखे हैं उनके देखते हैं कि इनका ऑर्डर सेम है कि मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या है इसका? 3x2, 3 रोज एंड 2 कॉलम। इसकी भी वही है। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग को जोड़ना है। तो ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? जी। बी का कौन है? एच। सी का कौन है? आई। डी का कौन है? जे। ई का कौन है? के। एफ का कौन है? एल। तो इधर पे क्या ऐड करना पड़ेगा हम लोग को? ए प्लस जी, बी प्लस एच, सी प्लस आई, डी प्लस जे, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। स्केलर क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, उसको स्केलर कहा जाता है, ठीक है। तो इधर पे हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसके आगे एक स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने मान लिया है। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके हर एक जो के है ना, उसको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के। समझ में आया? डिटर्मिनेंट में दूसरा कंडीशन हो जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग को? सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है स्केलर क्वांटिटी को, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके लिए भी वही कंडीशन है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप डिफरेंशिएट मतलब उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसमें जैसे ए बी सी डी का एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ई एफ जी एच का एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोगों को माइनस करना है। इसमें क्या है? ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ई, तो ए माइनस ई। बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? एफ, तो बी माइनस एफ। सी का क्या है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट? जी, तो सी माइनस जी। और डी का क्या है? एच, तो डी माइनस एच। इस तरह से, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑन एडिशन। तो एडिशन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज ये शो करता है, तो वो क्या है? ये सब आपने 10th में ही पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं तो वो b प्लस ए के बराबर ही होगा। ये तो सब जानते हैं, 1+2 करो या 2+1 करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, है ना। एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें कुछ नहीं, आपको ब्रैकेट को इधर से उधर लगाना है, मतलब पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इससे ऐड करिए, और चाहे इन दोनों को ऐड करके फिर ए से इसको ऐड करिए, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है? अगर आप किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से ऐड करते हैं, चाहे आगे चाहे पीछे, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। मतलब अगर ए प्लस नल मैट्रिक्स है तो फिर उसका इक्वल्स टू ए ही आएगा। उसके बाद आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी चीज़ का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर उनको मतलब उस मैट्रिक्स को अगर उससे ऐड किया जाए उसके एडिटिव इनवर्स से, तो नल मैट्रिक्स बन जाता है ना। तो इधर पे अगर आप a प्लस माइनस ए करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स बना लेगा। ओके, तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस अगर हम लोगों ने मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो अगर a प्लस बी एक मतलब यहाँ पे ए और बी जो है मैट्रिक्स है, और के और एल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ए और बी को ऐड किया और मतलब ब्रैकेट लगा के बाहर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, बाद में ऐड कर दीजिए। या फिर अगर दो स्केलर हैं जैसे के और एल, उन दोनों को ऐड करके उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज इक्वल्स टू पहले आप मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद ऐड करिए, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यार देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे
स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब आपका इन्वर्स वगैरह निकालने में भी इसका यूज़ होगा, तो इसलिए इस पर अटेंशन थोड़ा ज़्यादा देना। और मैं जब जो तरीका बताऊंगा ना, तो उससे आप डिटरमिनेंट को भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, उसमें अलग से कोई रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो मैं मल्टीप्लिकेशन आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूंगा। तो एग्जांपल नंबर 1 लिखते हैं। तो जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, 2 4 7 2, ये ले लिया। और कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लो, चलो ये ले लेते हैं एक 2 × 1 का 3 4, ठीक है। ये कितने का है? 2 × 2। ये कितने का है? 2 × 1। अब देखो, हर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए एक कंडीशन होती है। क्या है वो कंडीशन? तो वैसे तो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स भाषा में अगर समझाया जाए तो जो पहला वाला जो मतलब जो पहला वाला मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना चाहिए। पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका आप ऑर्डर लिखिए, और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखिए बगल बगल में। उसके बाद एक बॉक्स बना दीजिए बीच वालों में। अगर ये दोनों सेम निकले तो यानी कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर सेम नहीं निकले तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अगर सेम निकलते हैं तो उसके बाद जो रिजल्टिंग आपका मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर दिस क्रॉस दिस होगा, ठीक है, यानी कि 2 × 1। तो अब चलते हैं, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा देखते हैं। तो इसका 2 × 1 लगेगा का एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो 2 × 1, इसकी नेमिंग कर देते हैं A11 A21। नेमिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे ये लिखा है A11, एक और बना लेते हैं ऐसे जिसमें अपन लिख सकें। तो जैसे A11 लिखा है ना, तो इसमें 1 का मतलब होता है रो, और दूसरे 1 का मतलब होता है कॉलम। मतलब जो सबसे पहले लिखा रहता है उसका रो, और मल्टीप्लाइड बाय दूसरा जो लिखा है उसका कॉलम। तो सबसे पहले A11 में क्या होगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो क्या होगा? 2 × 3 करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करो, और 4 × 4। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो 2 × 3 और 4 × 4, ठीक है। अब A21 में क्या करेंगे? तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम। तो 7 × 3 प्लस 2 × 4। अंडरस्टैंड? तो इस क्या रिजल्ट आएगा इसका? 6 + 16 21 + 8। तो आई थिंक ये 22 हो जाएगा, और ये 29, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर मतलब ऐसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेके हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक 2 × 2 का मैट्रिक्स ले लो। एल्जेब्रिकली भी आपको बता देता हूँ कि अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो कैसे करना है, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ। तो ये दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। फर्स्ट का ऑर्डर क्या है? 2 × 2। सेकेंड का क्या है? 2 × 2। तो अब बॉक्स बनाओ, बॉक्स में दोनों सेम आ रहे हैं, तो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स होगा उसका क्या ऑर्डर होगा? जो रिमेनिंग है, यानी ये क्रॉस ये, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो रिजल्टिंग होगा उसको बनाओ और उसमें नेमिंग कर दो। तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। A11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है? मतलब जो रो होगी वो पहले की होगी और जो कॉलम होगा वो दूसरे का होगा, ठीक है। तो A × A -B × B। मतलब माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब A12, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो AB
माइनस ए बी, ओके, ए बी माइनस ए बी। उसके बाद सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी और प्लस ए बी। अब उसके बाद ए टू टू, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको फाइनल लिख लेते हैं, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो आंसर आसानी से आ जाता है ना। यही आपका डिटरमिनेंट में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, तो इसकी चिंता मत करना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, 3x3। तो ये एक 3x3 के दो मैट्रिसेस है, थोड़ा शफल करके मैंने लिख दिया है ताकि थोड़ा आसानी पड़ जाए, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए। तो इसके बाद आप एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अटेम्प्ट ज़रूर करना क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको और स्ट्रांग बनाएगी इस टॉपिक में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ऑर्डर। ऑर्डर लिख लेते हैं, पहले का 3x3, दूसरे का क्या होगा 3x3। तो अब इन दोनों के बीच में एक बॉक्स बनाओ, दोनों सेम है, ठीक है। तो रिजल्टिंग वाला क्या होगा 3x3, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 होगा। तो उसको लिख लेते हैं और उसकी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो अब एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हम लोग आराम से कर पाएँ, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है फिर। ये आपका हो गया 3x3 का एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब A11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 1 into 3, ठीक है। आई थिंक कैमरा थोड़ा हिल रहा है। 1 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 1, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करना है, A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 1 into 2 इज 2, 2 into 3 इज 6, और उसके बाद 3 into 2 इज 6, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड वाला A13, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। आप मेरे साथ ही इसको लिखते जाइए ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहे और पता चलता रहे कि आप सही कर रहे हैं या अप्रोच गलत हो रही है कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 into 1 इज 1, 2 into 1 इज 2, एंड 3 into 3 इज 9, ठीक है। अब नेक्स्ट A21 यानी कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 2 into 3 इज 6, ठीक है। 3 into 2 इज 6, 1 into 1 इज 1। अब ये वाला लिखते हैं A22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, 2 into 2 इज 4, 3 into 3 इज 9, कंफ्यूज मत होना बस, 1 into 2 इज 2, ठीक है। अब A23, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 2 into 1 इज 2, 3 into 1 इज 3, एंड 1 into 3 इज 3, ठीक है। ओके, नाउ A31, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 3 into 3 इज 9, प्लस 2 into 2 इज 4, प्लस 1 into 1 इज 1, ठीक है। उसके बाद A32 में क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 1 into 2 इज 2। अब उसके बाद 833, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो 3 into 1 इज 3, 2 into 1 इज 2, एंड 3 into 1 इज 3,
तो ये आपका बन गया एक मैट्रिक्स। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं लिख देता हूँ। 3x3 का बनेगा, तो 3+4+3 10 14 12 13 15 8 14 14 एंड 8, ठीक है। आई थिंक ये आंसर आ रहा होगा आप लोगों का 3x3। तो ऐसे करना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो नॉन कम्यूटेटिव होती है। नॉन कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, अगर ए और बी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बी और ए एग्जिस्ट करे और इस और इक्वल भी हो, ये भी नहीं मतलब आपको कंफर्म पता हो। अगर एग्जिस्ट भी करते हैं तो इक्वल हो, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि अगर ए और बी अगर एग्जिस्ट करता है तो बी और ए एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको मैं बताता हूं। तो एक लॉ होता है द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हम लोग को पता है। एसोसिएटिव क्या करते थे, उसमें ब्रैकेट एक्सचेंज करते थे। तो ए बी सी और ए बी सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों को कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों को कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऑर्डर अलग नहीं होना चाहिए कि आपने सी बीच में ले आ दिए या फिर ए को बीच में ला दिए, ये नहीं। आपका ऑर्डर सेम होगा, बस आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसकी रिजल्टेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देना, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना। तो आप एक काम कर सकते हो कि इन दोनों को पहले ऐड करके फिर उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो और बाद में ऐड कर देना। पर ऑर्डर अलग, मतलब ऑर्डर अलग नहीं होना चाहिए, मतलब बी इंटू ए नहीं होना चाहिए, ए इंटू बी ही होगा या ए इंटू सी ही होगा। आप सी इंटू ए नहीं कर सकते इसको, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसमें कुछ नहीं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताया था उसका मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स से करोगे, चाहे आगे चाहे पीछे, बस वो उसके ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, तो वही मैट्रिक्स एज इट इज आपके सामने पेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ लॉस। अब आई डोंट थिंक कुछ बचा है, सारे मैंने टॉपिक करा दिए हैं अभी तक। मतलब अब आप 3.2 अपना अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसके आगे का भी मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले 3.2 का सॉल्विंग आपके अपलोड हो जाएगा, मतलब आज हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा। और इसके लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, और मैं पूरा मैट्रिसेस और फिर उसके बाद पूरी 12th ख़त्म करूँगा जितनी जल्दी हो सके। और मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और थैंक यू, क्योंकि आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।